दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जासूसों का जासूस। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। जासूसों का जासूस। मदन सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए काम करता था। उसका काम काफी दिलचस्प था। लाइब्रेरी के बहुत से मेंबर किताबें घर पढ़ने के लिए ले जाते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ने के बाद भी किताबें लाइब्रेरी को वापस नहीं करते थे। ऐसे मेंबरों से लाइब्रेरी की किताबें वापस लाना मदन की जिम्मेदारी थी। सुबह 8:30 बजे मदन लाइब्रेरी में प्रविष्ट हुआ। ठीक समय पर आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मदन। आज तुम्हें 3 मेंबरों से किताबें वसूल करने जाना है। ओके। आप मुझे तीनों के नाम, पते और जो किताबें वह लेकर गए हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए। वही बना रही हूँ, तुम्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतने में मैं यह जासूसी उपन्यास पूरा कर लूंगा। कल मैंने यह पढ़ते पढ़ते अधूरा छोड़ दिया था। तुम्हें जासूसी उपन्यास पढ़ने का इतना शौक क्यों है? क्या जासूस बनना चाहते हो? जासूस तो मैं हूं ही। अगर कभी मौका मिल गया तो मैं अपनी जासूसी से ही नाम पैदा करूंगा मैडम। उधर पुरानी बस्ती स्थित एक मकान में 3 खतरनाक बदमाश एकत्र थे। तीनों किसी को लूटने की योजना बना रहे थे। इन तीनों में जो लीडर था उसका नाम सिकंदर था। वह इस वक्त कह रहा था, दोस्तों आज हम सेठ जगन्नाथ को लूटने चल रहे हैं। बाबू नामक गुंडा खुश होकर बोला, बहुत अच्छा शिकार ताड़ा है तुमने उस्ताद। जगन्नाथ के पास बहुत दौलत है। मैंने सुना उसने लाखों के हीरे भी एकत्र कर रखे हैं। हाँ, सेठ बहुत कंजूस आदमी है। मुझे पता लगा कि उसके पास धन बहुत अधिक है। तीसरा बदमाश टीटू बोला, लेकिन उसने अपने धन की सुरक्षा पर बंद भी तो किया हुआ होगा। यही तो हैरत की बात है। सेठ के घर में कोई नौकर तक नहीं है। घर में सिर्फ उसकी पत्नी और वह खुद रहता है। फिर तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। उम्मीद तो यही है। अगर हम कामयाब हो गए तो आज ही यह शहर छोड़ देंगे। अब तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। अपना हुलिया सिर्फ लोगों जैसा बना लो। 10 मिनट बाद तीनों तैयार हो गए। हा हा हा, हम तो सचमुच शरीफ आदमी लग रहे हैं। गाली मत दे यार। हा हा हा। मकान के बाहर उनकी वैन खड़ी थी। बाबू तुम ड्राइव करोगे? अच्छा उस्ताद। वैन तेजी से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। लाइब्रेरी में मदन उपन्यास के अंतिम पृष्ठ पढ़ने में व्यस्त था। तभी, मदन मैंने लिस्ट बना दी है, 2 मिनट में अब आता हूँ। अब समय नहीं है, किताब बाद में पढ़ लेना, जल्दी इधर आओ। उफ, सारा मजा किरकिरा हो गया। सिर्फ 5 पृष्ठ बाकी थे। दिखाओ लिस्ट। ये लो। इन तीनों से किताबों के साथ साथ जुर्माना भी वसूल करके लाना। मदन ने लिस्ट लेकर पहला नाम पढ़ा। मिसेज जगन्नाथ, कोठी नंबर 45 लिंक रोड। हाँ, यह मैडम 2 महीने पहले 3 किताबें ले गई थी और आज तक नहीं लौटाई है। कमाल है, कोठी में रहती है और लाइब्रेरी की किताबें चोरी करती है। धनवान लोगों की नीयत इतनी खराब क्यों होती है मैडम? यह तो मिसेज जगन्नाथ से जाकर पूछना। अब जाओ, अपना काम करो। मिस्टर एंड मिसेज जगन्नाथ नाश्ते की टेबल पर थे। अरे, यह 2 अंडों का ऑमलेट क्यों बना लिया? एक से ही काम चला लेते। हद हो गई है तुम्हारी कंजूस की। बस हर समय पैसा बचाने की सोचते रहते हो। अगर न सोचता तो इतना पैसा कैसे जमा करता? मगर डियर, इतने धन का क्या करोगे? भगवान ने हमें संतान भी नहीं दी है। वो हमारे बाद कौन संभालेगा इस पैसे को? अभी हम कौन सा मर रहे हैं? लाओ चाय बनाओ। तभी बाहर से सिकंदर ने दरवाजे की घंटी बजाई। अरे, सुबह से कौन आ गया? ट्रेन ट्रेन। मैं जाकर देखता हूँ। अगर कोई मित्र हुआ तो नाश्ता भी कराना पड़ेगा। सुबह सुबह ही चूना लग जाएगा। मिस्टर जगन्नाथ ने जाकर दरवाजा खोला। अरे, कौन है आप लोग? हम आपका टीवी ठीक करने आए मिस्टर जगन्नाथ। टीवी? मगर मेरा टीवी तो बिल्कुल ठीक है। तो हम उसे खराब कर देंगे। अरे, यह क्या है? अंदर चलो। भीतर घुसकर बाबू ने दरवाजा बंद कर लिया। मिस्टर जगन्नाथ ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला तो, चुप। अगर आवाज निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। पहले यह बताओ, घर में इस वक्त और कौन है? सिर्फ मेरी पत्नी है। तो उसे आवाज देकर यहाँ बुलाओ जल्दी। सुनो, जरा यहाँ आओ। मिस्टर जगन्नाथ ने घबराए हुए स्वर में पत्नी को पुकारा था। क्या है जी? अरे आई। चुप रहो वरना गोली मार दूंगा। मिस्टर जगन्नाथ सहम कर चुप हो गई थी।
बाबू ने भी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मिसेस जगन्नाथ, अब तुम एक अच्छे मेजबान की तरह हमें अपने ड्राइंग रूम में ले चलो। बाकी बातें हम वहीं बैठकर करेंगे। मेरा दोस्त ठीक कह रहा है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मिसेस जगन्नाथ को उधर सोफे पर बिठा दो और इनकी खोपड़ी से रिवॉल्वर लगाकर खड़े रहो। तुम इस कुर्सी पर बैठो मिस्टर जगन्नाथ। तो तुम करना क्या चाहते हो? हम तुम्हारी तिजोरी साफ करना चाहते हैं सेठ। अगर शराफत से अपना सारा धन हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर इनकार करोगे तो हम तुम दोनों पति पत्नी को जान से भी मार सकते हैं। नहीं, प्लीज मिसेस जगन्नाथ, अपने मुंह पर काबू रखो। अब अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज निकली तो मेरा दोस्त तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगा। नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत कहना। इसका मतलब है तुम्हें अपनी अपनी पत्नी से काफी प्रेम है। यह बहुत अच्छी बात है। अब जरा तुम मुझे अपनी तिजोरी के दर्शन करा दो। कहाँ है तिजोरी? मेरी कोई तिजोरी नहीं है। सिकंदर का हाथ बहुत तेज से हरकत में आया। तड़क! ओह! बोलो, तिजोरी है या नहीं? नहीं नाथ, यह लोग हमें जान से मार डालेंगे। यह जो चाहते हैं इन्हें दे दो। तुम्हारी पत्नी समझदार है, उसकी बात मान लो, वरना जान से जाओगे। बोलो, तिजोरी कहाँ है? मेरे बेडरूम में। तो चलो, मैं इसकी तिजोरी देखने जा रहा हूँ। तुम लोग मैडम का ख्याल रखना। ओह! मिस्टर जगन्नाथ को धकेलते हुए वह बेडरूम में लेकर आया। ओह, तिजोरी तो बहुत जानदार है। सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ रकम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है, बस 1000 2000। शटअप! तिजोरी खोलो, हमें जो चाहिए खुद ही ले लेंगे। मिस्टर जगन्नाथ ने दुखी मन से तिजोरी खोली। यह क्या है? फाइलें ही फाइलें। मेरे कारोबार के कागजात हैं। पीछे हटो, मैं देखता हूँ। उफ! सिकंदर ने फाइलें बाहर निकालकर फेंकनी शुरू की। क्या कबाड़ भर रखा है! अरे इन्हें फेंको मत। पूरी तिजोरी खाली करने पर कोने में रखे हुए कुछ नोट दिखाई दिए। यह तो बहुत कम है, 5200 है। और रकम कहाँ है? मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारे पास 10 लाख के तो सिर्फ हीरे ही हैं। नहीं तो? तू ऐसे नहीं मानेगा। दौड़! ओह! मिस्टर जगन्नाथ को बुरी तरह धकियाते और ठोकरे मारते हुए सिकंदर ड्राइंग रूम में लेकर आया। धड़ाम! ओए नाथ! क्या हुआ उस्ताद? इसकी तिजोरी से सिर्फ 5000 मिले। असली माल इसने कहीं छुपा रखा है। क्यों बे, कहाँ है माल? धड़ाक! ओए, इन्हें मत मारो प्लीज। अगर तुम लोगों ने हमें अपनी दौलत का पता नहीं बताया तो मैं तुम दोनों की गर्दनें काट डालूंगा। उठ! नहीं नाथ, इन्हें बता दो ना, गर्दन दबा दूंगा साले। गुर्र! ठहरो उस्ताद, मेरा विचार है तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। इसे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। गुड आइडिया। और सिकंदर ने फिर से जगन्नाथ को धक्का देकर गिरा दिया। इसकी पत्नी को इधर लाओ मेरे पास। नहीं, उसे कुछ न कहना, वह औरत है। तो फिर बता दे कि माल कहाँ छुपा कर रखा है। नाथ, दौलत हमारी जान से कीमती नहीं है, बता दो इन लोगों को। नहीं तो फिर तमाशा देखो। सिकंदर ने रिवॉल्वर जेब में रखकर खंजर निकाल लिया। सबसे पहले मैं तेरी पत्नी का एक कान काटकर तुझे पेश करता हूँ। नाथ बचाओ! और जब सिकंदर ने खंजर मिसेस जगन्नाथ के कान पर रखा तो, ठहरो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। आ गए ना रास्ते पर? बताओ माल कहाँ है? पत्नी को खतरे में देखकर मिस्टर जगन्नाथ ने सच बोलने का फैसला कर लिया था। मैं अपनी सारी दौलत बैंक के लॉकर में रखता हूँ। सच बोल बे। यह मैं टाल रहा हूँ उस्ताद। मैं सच बोल रहा हूँ, सारी दौलत बैंक के लॉकर में रखी है। हाँ, यह ठीक कह रहे हैं। अगर यह सच है तो तुम्हें हमारे साथ बैंक चलना होगा मिस्टर जगन्नाथ, और लॉकर से रकम निकालकर हमें देनी होगी। मगर उस्ताद? कुछ कहने की जरूरत नहीं है बाबू। तुम यह मिसेज जगन्नाथ के पास रुकोगे, हम दोनों जगन्नाथ को लेकर बैंक जाएंगे। अगर इसने बैंक जाकर हमारे साथ धोखा किया या हमें गिरफ्तार करा दिया तो तुम इसकी पत्नी को गोली मार सकते हो। मैं यहाँ का टेलीफोन नंबर नोट करके ले जाऊंगा। अगर बैंक में सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तो तब तुम भी हमारे पास आ जाना। ठीक है मिस्टर जगन्नाथ, तुम हमारे साथ चल रहे हो। हम लोग तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। बैंक में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वहां तुम सारा माल लॉकर से निकाल कर मुझे दोगे। याद रहे, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो हम तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। फिर तुम्हारी पत्नी की जान तो पहली बाबू के हाथ में होगी। समझ गए ना? समझ गया। तो फिर चलो, अपना ब्रीफकेस साथ ले चलो।
जिसमें हमें हमें माल भरकर दोगे। और तुम जरा फोन का नंबर नोट कर लो। सिकंदर और टीटू जगन्नाथ को लेकर चले गए तो, सुनो मैडम, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। जब तक मेरे साथियों का फोन नहीं आ जाता तुम अपनी जगह से नहीं लोगी। अगर तुमने शोर मचाने या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। मिसेज जगन्नाथ कुर्सी पर बैठ गई। मैं यहाँ बैठता हूँ। मदन 10:30 बजे कोठी नंबर 45 के सामने पहुंचा। यही कोठी है। भीतर प्रवेश करके उसने मुख्य द्वार की घंटी बजाई। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। कोई आया है। घंटी की आवाज सुनकर बाबू उछल पड़ा था। शायद वह लोग वापस आ गए हैं। नहीं, वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। यह कोई और है। मैं जाकर देखूं? देखना तो पड़ेगा। तुम जाकर दरवाजा खोलो और जो कोई भी हो उसे अंदर आने के लिए न कहना, बाहर से ही टाल देना। मैं रिवॉल्वर लिए तुम्हारे निकट ही रहूंगा। अगर तुमने कोई इशारा करने की कोशिश की तो तुरंत गोली मार दूंगा। बाबू मिसेज जगन्नाथ के पीछे दरवाजे तक आया और दरवाजे के निकट दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। खोलो। कई बार घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो मदन ने पलटकर पोर्च में खड़ी वैन की ओर देखा। टीवी रिपेयर करने वालों की गाड़ी है। अगर यहाँ मैकेनिक आया हुआ है तो मिसेज जगन्नाथ घर पर ही होंगी। फिर वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तभी, कौन है आप? मुझे मिसेज जगन्नाथ से मिलना मैडम। मैं ही हूँ। ओ गुड मॉर्निंग मैडम। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी से आया हूँ। 3 महीने पहले आप जो किताबें लेकर आई थी मैं वही लेने आया हूँ। मदन ने जेब से अपना परिचय पत्र निकालकर दिखाया। ओह, आप वह किताबें लेने आए हैं। मुझे अफसोस है, मैं वह किताबें वापस करना भूल गई थी। तो अब मुझे वह किताबें दे दीजिए। आप रुके, मैं भी लेकर आती हूँ। बड़ी बदतमीज औरत है। दरवाजा बंद कर दिया। क्या मुझे बैठने को भी नहीं कह सकती थी? मिसेज जगन्नाथ ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, यह क्या मूर्खता की है तुमने? उसे वापस जाने को क्यों नहीं कहा? मैं उसे किताबें लाकर दे देती हूँ, फिर वह चला जाएगा। मदन क्रोध में बनाए खड़ा था। 5 मिनट बाद फिर दरवाजा खुला। मदन ने महसूस किया कि दरवाजा खोलते ही महिला के होंठ हिले थे, मगर आवाज नहीं निकली थी। दूसरी बार उसके होंठ हिले तो आवाज निकली। यह लीजिए अपनी किताबें। मदन ने जैसे किताबें पकड़ी, मिसेज जगन्नाथ ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे अरे, मेरी बात तो सुनिए। यह औरत पागलपन की हद तक बदतमीज है। मैंने तो अभी किताबें भी चेक नहीं की है और फिर जुर्माना भी तो वसूल करना है, पर उसने तो दरवाजा भी बंद कर लिया है। क्रोध से बनाते हुए उसने फिर घंटी बजाई। तुरंत ही दरवाजा खुला। एक बार फिर बंदर ने मिसेज जगन्नाथ के होठ हिलते देखे, मगर आवाज नहीं सुनाई दी। दूसरी बार में आवाज सुनाई दी थी। अब क्या है? आपको इन किताबों को समय पर न लौटाने का जुर्माना भी देना है मैडम। कितना? 16 रुपये 80 पैसे। ठीक है, अभी लाती हूँ। यह मैडम कुछ भयभीत लग रही है। तीसरी बार दरवाजा खुला तो मदन ने स्पष्ट रूप से मिसेज जगन्नाथ के होठ हिलते देखे, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। यह कुछ कहना चाहती है। फिर वह कुछ पूछता इससे पहले ही, यह लीजिए 17 रुपये। फिर तुरंत ही दरवाजा बंद हो गया। उफ, क्या मुसीबत है। दौड़। किताबें और पैसे लेकर मदन कोठी से बाहर निकल आया। मिसेज नाथ देखने में तो सभ्य लगती है, मगर उन्होंने बड़ी बदतमीजी का परिचय दिया था। साथ ही वह कुछ घबराई हुई हुई भी थी। सड़क पर पहुंचकर जब वह बस की प्रतीक्षा में खड़ा था, तब भी मिसेज जगन्नाथ के विषय में ही सोच रहा था। 3 बार उसने एक ही अंदाज में होठी लाई थे, मगर आवाज नहीं निकली थी। उस तरह होठी लाना उसकी आदत थी, या वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसने उसी अंदाज में कई बार अपने होठी लाए तो उसके मुंह से स्वर निकला, डाकू। और फिर वह उछल पड़ा। हे भगवान, क्या वह डाकू कहना चाहती थी? क्या उसे घर में डाकू घुसे हुए थे जिनसे वह भयभीत थी? वह जासूसी उपन्यास पढ़ता था और इस तरह की डकैती की कई घटनाएं पढ़ चुका था, जिसमें डाकू घर में घुसकर घर वालों को बंधक बना लेते थे। अतः उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर उसके घर में डाकू घुसे हुए हैं तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दोबारा वहां जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। जासूस बनने के शौक में उसने और कुछ सोचा ही नहीं, बस वापस कोठी की तरफ चल दिया।
यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। इस बार वह जैसे ही दरवाजा खोलेगी, मैं खुद सवाल करूंगा। उसे 5-6 बार घंटी बजानी पड़ी, तब कहीं जाकर दरवाजे के पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वह थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। आ रही है। दरवाजा खुला। क्या बात है? अरे यह तो वह नहीं है। इस तरह घूर क्या रहे हो? बोलो क्या काम है? मुझे मिसेज जगन्नाथ से बात करनी है। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी से आया हूँ। मिसेज जगन्नाथ इस समय व्यस्त है। मुझे बता दो वह क्या काम है। यह आदमी चेहरे से शरीफ नहीं लगता है, कुछ घबराया हुआ भी है। आखिर मामला क्या है? मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो फिर शाम को आना। अब जाओ। मेरी बात तो सुनो। तुम कौन हो मिस्टर? क्या डाकू? यह क्या बदतमीजी है? पीछे हटो। मदन ने महसूस किया कि उसकी बात सुनते ही उस व्यक्ति का हाथ जेब की ओर गया था। यह शायद कोई हथियार निकालना चाहता है। स्वयं को किसी उपन्यास का हीरो समझते हुए मदन 2 कदम पीछे हटा और दरवाजे पर टक्कर मारने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। लेकिन बाबू ने उसका इरादा बांप कर फुर्ती से दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हट गया। ओह! उसके भीतर घुसते बाबू ने अपनी टांग आगे कर दी। ओह! फिर वह संभल कर उठता, इससे पहले बाबू ने दरवाजा बंद करके चिटकनी लगा दी। कौन है तुम? तो तुम कौन हो? अचानक बाबू ने छलांग लगाई और झूम आई। मदन ने भी जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबू ने उसका वार अपने हाथ पर रोक लिया। दौड़! ओह! मदन पीड़ा के कारण दोहरा हो गया था। बाबू ने दूसरा वार किया। दौड़! ओए! और जब वह नीचे गिर गया, ठोक! ओए! बाबू ने उसकी टांग पकड़ी और उसे खींचता हुआ डाइनिंग रूम की ओर चल दिया। मदन को पता नहीं था कि उसे कितनी देर बाद होश आया था, लेकिन होश में आते सबसे पहले उसने अपने सिर में दर्द की लहरें महसूस की थी। कुछ क्षण बाद उसका दिमाग सोचने समझने योग्य हुआ तो उसकी नजर कमरे के दूर वाले कोने में पड़ी। ओह! मिसेज जगन्नाथ! मिसेज जगन्नाथ बेबसी से उसकी ओर देख रही थी। तो उसने आपको भी बांध दिया। कहाँ गया वह डाकू? गुर्र गुर्र। मिसेज जगन्नाथ की नाक और मुंह से विचित्र सी आवाज निकली थी। ओह! आपका तो मुंह बंद है। अच्छा, सिर के इशारे से एक बात बताइए, क्या वह डाकू घर में ही है? मिसेज जगन्नाथ ने जोर से गर्दन हिलाकर न कहा। इसका मतलब है वह हम दोनों को बांधकर फरार हो गया है। अच्छा, अगर मैं शोर मचाऊं तो क्या यहाँ से मेरी आवाज बाहर पहुंच सकती है? मिसेज जगन्नाथ ने फिर इनकार में सिर हिलाया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों का आपस में बातचीत करना जरूरी है। आप किसी तरह अपने मुंह पर लगा टेप उतार सकती हैं? मिसेज जगन्नाथ ने फिर जोर जोर से गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं आपके निकट आने की कोशिश करता हूँ। मदन के पांव फर्श तक पहुंच रहे थे। उसने पांव फर्श पर जमाकर अपना सारा वजन उन पर डाल दिया और मेंढक की तरफ फुदकना शुरू कर दिया। हर बार झटका देने पर वह कुछ इंच आगे सरक पा रहा था, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। आखिर वह मिसेज जगन्नाथ के निकट पहुंच गया। अब आप अपना चेहरा मेरी तरफ झुकाइए। मदन ने भी अपना चेहरा आगे बढ़ाया। ओह! आखिर मदन के होठ मिसेज जगन्नाथ के गाल तक पहुंच गए और उसने टेप का कोना अपने दांतों से पकड़ लिया। फिर झटके से अपना चेहरा पीछे हटाया। सर! आई! एक सिसकी लेने के बाद मिसेज जगन्नाथ के मुंह से रूंधा हुआ स्वर निकला। मेरे पति डाकू ने भी साथ ले गए हैं। ले गए हैं? क्या वे कई डाकू थे? हाँ, 3 थे। डाकू पहले ही मेरे पति को ले गए थे। 2 डाकू पहले ही मेरे पति को ले गए थे। तीसरा, जिसने तुम्हें बेहोश किया था, वह मेरी निगरानी के लिए यहाँ रुका हुआ था। वह भी 10 मिनट पहले यहाँ से गया है। 10 मिनट पहले गया है। मिसेज जगन्नाथ ने जल्दी जल्दी संक्षेप में मदन को पूरी बात बताई और अंत में कहा, वह डाकू जब तुम्हें बांध रहा था तभी उसका फोन आ गया था। फोन पर दूसरी ओर से कुछ कहा गया था, जिसे सुनकर वह तुरंत ही यहाँ से चला गया था। ओह! तो वह जल्दी में मेरा मुंह खुला छोड़ गया। अगर फोन न आता तो शायद वह मेरा मुंह भी बंद करता। उसके इस तरह जाने का मतलब है कि आपके पति ने उसके साथियों को रकम दे दी होगी। फिर तो मेरे पति कुछ देर में पुलिस के साथ यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। अगर उन्होंने आपके पति को छोड़ा होगा तभी तो पहुंचेंगे। मेरा विचार है कि डाकू ने अपने साथी ले गए होंगे और किसी ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेंगे जहां से वह तुरंत पुलिस को सूचना न दे सके।
फिर मदन को कुछ याद आया तो वह चौंकते हुए बोला, मैंने आपके दरवाजे के सामने मॉडर्न टीवी रिपेयरिंग कंपनी की एक वैन खड़ी देखी थी। क्या वह आपकी है? नहीं, शायद डाकुओं की होगी, क्योंकि दोनों डाकू हमारी गाड़ी में यहाँ से गए थे और अपने तीसरे साथी के लिए अपनी गाड़ी छोड़ गए थे। जब वह डाकू बाहर गया था तो मैंने एक गाड़ी स्टार्ट होने की मध्यम से आवाज सुनी थी। शायद वही वैन। हाँ, वह उसी वैन में गया होगा। तो अब हम क्या करें? हमारे घर तो कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है। कौन खोलेगा हमें? मदन की नजर दूर कोने में रखे फोन पर जमी हुई थी। आपके इस पुश बटन फोन को देखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं पुलिस को फोन करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। उत्तर देने के बजाय मदन ने एक बार फिर मेंढक की तरह उछलते हुए फोन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार उसने जोर से झटका दिया तो कुर्सी उलटते उलटते बची। दौड़! ओह, बाल बाल बच गया। काफी संघर्ष के बाद वह फोन की मेज के निकट पहुंचने में सफल हो गया। यहाँ तक तो आ गया। जब अब उसने अपना चेहरा मेज पर रखे फोन की ओर झुकाना शुरू किया। ओह! और बड़ी कठिनाई के बाद फोन का रिसीवर क्रेडिल से नीचे गिराने में सफल हो गया। खट! उसका चेहरा फोन के इतने निकट था कि कानों में डायल टोन सुनाई दे रही थी। अब उसे फोन के बटन दबाकर पुलिस को इमरजेंसी नंबर मिलाना था। इस काम के लिए उसने अपनी नाक का इस्तेमाल किया। 1-0। काम बड़ा मुश्किल था। बटन दबाने के लिए उसे अपना पूरा शरीर खींचना पड़ रहा था, लेकिन वह कोशिश करता रहा। आखिर वह पुलिस का 100 नंबर मिलाने में सफल हो गया। अब वह ध्यानपूर्वक दूसरी और बज रही घंटी की आवाज सुन रहा था। कुछ क्षण बाद रिसीवर पर बहुत मध्यम स्वर उभरा। यस, पुलिस हेडक्वार्टर। उसने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। इमरजेंसी! मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा की आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। मैं एक डाके की सूचना देना चाहता हूँ। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। इतना कहकर वह सांस लेने के लिए रुका, फिर तुरंत ही कहना शुरू किया। मैं लिंक रोड की 45 नंबर कोठी से बोल रहा हूँ। या मैं कोठी की मालकिन के साथ कह दूं, दो डाकू कोठी के मालिक को साथ लेकर शंकर रोड स्थित सिटी बैंक में उसका लॉकर लूटने जा चुके हैं। उनका एक साथी, जिसने मैं बांध कर यहाँ छोड़ा है, 15 मिनट पहले यहाँ से निकला है। कुछ ही देर में वह अपने दो और साथियों से शहर के किसी भाग में जा मिलेगा। वह डाकू काले रंग की एक वैन चला रहे हैं। वैन पर मॉडर्न टीवी रिपेयरिंग कंपनी लिखा हुआ है। आप लोग उस वैन को ढूंढिए और हमें भी यहाँ से मुक्त कराइए। ऑपरेटर ने उसका पूरा संदेश सुन लिया था और तुरंत ही शहर में फैली हुई 300 से भी अधिक पुलिस पेट्रोल गाड़ियों के लिए यह संदेश प्रसारित कर दिया था। इमरजेंसी! काली वैन जिस पर मॉडर्न टीवी रिपेयरिंग कंपनी लिखा हुआ है, तुरंत तलाश की जाए। उसमें एक या फिर 3 डाकू सवार होंगे। वैन की तलाश शंकर रोड स्थित सिटी बैंक को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर की जाए। तुरंत ही पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। हेलो हेलो, ब्लैक वन! ब्लैक वैन जहां भी दिखाई दे, उसे तुरंत रोका जाए। पुलिस की दो गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मिस्टर जगन्नाथ की कोठी पर पहुंची और मिसेस जगन्नाथ तथा मदन को जल्दी बंधन मुक्त कर दिया गया। क्या डाकू पकड़े गए? उनकी तलाश जारी है। मिसेस जगन्नाथ से बात करने के बाद इंस्पेक्टर ने वायरलेस पर मिस्टर जगन्नाथ का उलिया और उनकी गाड़ी का मॉडल तथा नंबर भी प्रसारित कर दिया था। 5 मिनट बाद ही मिस्टर जगन्नाथ की गाड़ी सिटी बैंक के निकट एक लेन में खड़ी मिल गई। यही गाड़ी है। लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। यह तो खाली है। शायद डाकू मिस्टर जगन्नाथ को साथ ही ले गए हैं। तभी एक सिपाही की नजर गाड़ी की डिक्की पर पड़ी। सर, डिक्की का ढक्कन पूरा बंद नहीं है, खोल कर देखो। डिक्की खोली गई। ओ लॉस! अरे, यह तो जीवित है। डाकू इन्हें बेहोश करके डिक्की में डाल गए हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। उधर हाईवे की निगरानी कर रही एक पीसीआर ने सबसे पहले ब्लैक वैन को देखा। अरे, एक ब्लैक वैन आ रही है। पुलिस जीप का ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी को सड़क के बीच ले गया। पुलिस की गाड़ी देखकर वैन एक झटके से रुकी और फिर उसके ड्राइवर ने रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को उल्टा भगाना शुरू कर दिया। अरे, वे भाग रहे हैं। कुछ पीछे आकर वैन ने कच्ची सड़क पर उतरकर टर्न लिया। सर! पुलिस जीप से निकट की सभी गाड़ियों को सावधान कर दिया गया था, अतः इस वक्त बहुत सी गाड़ियां हाईवे की ओर दौड़ी आ रही थी।
वैन का पीछा करी पुलिस जीप से इंस्पेक्टर निरंतर संदेश प्रचारित कर रहा था। काली वैन हमसे 300 गज आगे जा रही है। उसका रुख जमालपुर जाने वाले मार्ग पर है। हम इस वक्त जमालपुर से 8 किलोमीटर दूर है। आधा किलोमीटर बाद चौराहा है, वहीं उन्हें घेरने की कोशिश की जाए तो अच्छा होगा। चौराहे पर वैन को आसानी से घेर लिया गया। सर, डाकुओं को मुकाबला करने या उतरकर भागने का अवसर ही नहीं मिला था। हैंड्स अप, बाहर निकलो। वैन के भीतर से एक ब्रीफकेस बरामद हुआ जिसमें नोट और गहने भरे हुए थे। यह माल मिस्टर जगन्नाथ के लोगर से लूटा गया है। डाकुओं की गिरफ्तारी का सारा श्रेय मदन को दिया गया। पुलिस की तरफ से एक समारोह का आयोजन करके मदन को सम्मानित किया गया। मिस्टर मदन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से डाकुओं के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार कराया है, जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट इनका आभारी है। बाद में मिस्टर जगन्नाथ ने भी मदन को अपनी ओर से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया। थैंक यू यंग मैन, मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करो। धन्यवाद। आखिर मैंने जासूसी कारनामा कर ही दिखाया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स थी, मज़ा आया पढ़ने में। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।